नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स आपका प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो एग्जामिनेशन हो गया था और कैंसिल हुआ था, उन सब सारे क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चैनल को बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर मैंने प्रोवाइड कराया आपको और भी सारे क्लासेज बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पे क्या एक आपको प्लेलिस्ट बना दी गई बीपीएससी टीआरई 1 पीवाईक्यू, टीआरई 2 पीआईक्यू के रूप में बना दी गई, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है ध्यान से समझिएगा कि 26 दिया है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। क्या एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी ऑयल विंटर ग्रीन का तेल विंटर ग्रीन का तेल और पेट्रोलियम, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई क्या है कि ई, ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से एक से कम, कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी राइट ऑप्शन पेट्रोलियम होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा, डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो आपको आसानी होगी। क्या है कि एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक के वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बनिक परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। क्या एक बंद वलय में जुड़े होते हैं, जैसे हेक्सीन, बेंजीन, ये सब सारे चीजें, ठीक है। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के साझा करता है और एरोमेटिक यौगिक में एक विशेष गंध होती है। क्या एरोमेटिक यौगिक में एक विशेष गंध होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। को 26 क्या दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रंग दिया गया है, सूची सेकंड में संयोजन दिया गया है। अगर मैजेंटा रंग कब बनता है? हरा और नीला के संयोजन का हो सकता है, मतलब इसमें करना है मैचिंग, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। टील जो है लाल और नीला सेकंड में दिया हुआ। सी में क्या दिया हुआ मोव जो है नीला, हरा और सफेद। और उसके बाद फिर डी सियान क्या दिया हुआ है नीला, लाल, सफेद, जिसमें ये गलत से गलत मैचिंग है, इसको सही करना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? दिया है फ्रेंड्स की नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर प्रयोग करके, क्या नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है 2 3 4 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2 4 3 1 और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है 4 2 1 3 और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है 3 4 2 1। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री में पूछा गया 2023 में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ये आने की संभावना है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 3 4 1। क्या 2 3 4 1 राइट ऑप्शन होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अगर डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो आपको और भी क्वेश्चंस करने में आसानी मिलेगी। मैजेंटा किसके मिलाने से बनता है? तो लाल और नीला रंग को मिलाने से। टील किसको मिलाने से बनता है? तो नीला, हरा और सफेद को मिलाने से। और मोव किससे बनता है? तो नीला, लाल और सफेद को मिलाने से। सियान किससे बनता है? तो हरा और नीला से मिलाने से। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? कौन सा प्रतिक्रिया के दर को धीमा करता है? ऑप्शन ए उत्प्रेरक वर्धक, ऑप्शन बी समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी जो है कि विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तो आपको आसानी होगी और भी क्वेश्चन को करने में। मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है और प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा माना जाता है। क्या विष या अवरोधक धीमा करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें और भी दिया गया है क्या कि एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का
की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है जिससे प्रतिक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकार एक से अधिक प्रावस्था में रहती हैं उसे विषमांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है, मीन्स राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है इसका। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 29 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ऑप्शन ए कुचालक पूछा है, मीन्स जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट न करे। ऑप्शन ए नमकीन पानी, ऑप्शन बी संतरे का रस, ऑप्शन सी नींबू का रस और ऑप्शन डी क्या दिया? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि इन सब जो नमकीन का पानी दिया होता है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और संतरे के रस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी और सी नींबू के रस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहां इन घोलों में अशुद्धियां घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। क्या? विद्युत का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विलेय का संगठन, ऑप्शन बी विलाय की सांद्रता, ऑप्शन सी विलेय की सांद्रता, ऑप्शन डी विलयन की सांद्रता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विलयन की सांद्रता। क्या? ऑप्शन डी विलयन की सांद्रता। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन को अच्छे से देखा करिए। क्या है कि विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। क्या? रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 31 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी टेरिलिन, ऑप्शन सी ट्वीट और ऑप्शन डी क्या है? केवलर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केवलर। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी केवलर होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसके जो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाले फाइबर केवलर है। यह एक कृत्रिम रेशा होता है। यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है। क्या? केवलर जो होता है मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है जिसमें एमाइड समूहों को फेलिनिन और समूहों द्वारा अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ऑप्शन ए आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन बी नियो ऑक्टेन, ऑप्शन सी एन ऑक्टेन, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन ई होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिए कि पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल की जो क्वालिटी होती है उसको व्यक्त करने के लिए ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। अतः विकल्प सी अर्थात ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। क्या? सत्य नहीं है, यही वाला राइट ऑप्शन ई है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा कि क्रमिक पोषी स्तर में
विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सुपोषण जैव आवर्धन, ऑप्शन बी जैव आवर्धन, ऑप्शन सी जैव संचय और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या राइट ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा क्या? राइट ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, राइट ऑप्शन बी जैव आवर्धन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ध्यान से समझिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है कि क्रमिक स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए जैविक आवर्धन, ऑप्शन बी रूपात्मक आवर्धन, ऑप्शन सी तापजनक आवर्धन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या होगा राइट ऑप्शन ए जैविक आवर्धन होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रत्येक उच्च पोषीय स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषी जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता है, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषीय स्तर में जीवों में चले जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कोलीफॉर्म क्या होते हैं? तो ऑप्शन ए प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में, ऑप्शन बी गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन सी अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्राणियों में के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसको ध्यान से समझ लीजिए। प्राणियों में पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर पाए जाने वाले यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते। क्या पौधों पर पाए जाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 यहाँ ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि जिंक, ऑप्शन ए क्या है, जिंक टीन की तुलना में महंगा है। ऑप्शन बी टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है। ऑप्शन सी टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिए। खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जो क्या किससे रिलेटेड रहेगा, जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। किससे? जीव विज्ञान से रिलेटेड रहेंगे। उसमें कौन सी टॉपिक है जीव विज्ञान में? तो कोशिका व कोशिका संरचना विभाजन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए 1 जोड़ा, ऑप्शन बी 2 जोड़ा, ऑप्शन सी 3 जोड़ा और ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 जोड़ा। क्या होगा? 1 जोड़ा। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से डिस्क्रिप्शन को समझिएगा फ्रेंड्स कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण में शामिल होने वाले गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मानव में आमतौर पर प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों महिला तथा पुरुष में समान होते हैं, जबकि
तो इसमें जोड़े के गुणसूत्र पुरुष तथा महिला दोनों में अलग अलग होते हैं। इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। क्या? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। पुरुषों में ये XY तथा महिला में ये XX होते हैं। अतः स्पष्ट है कि किसी मानव की कोशिका में उदाहरण गुर्दे की कोशिका एक जोड़ी अथवा XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। दिया है कि गुणसूत्र पर जीन की डैश व्यवस्था होती है। ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी विसरित, ऑप्शन सी रैखिक, ऑप्शन डी क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन डी क्या है, ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी रैखिक होते हैं। कैसे होते हैं? राइट ऑप्शन सी रैखिक लीनियर मैनर में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन ये है फ्रेंड्स कि गुणसूत्र पर जीन की रैखिक व्यवस्था होती है। यह एक गुणसूत्र डीएनए की एक बहुत लंबी श्रृंखला से बना होता है और इसमें कई जीन होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर जीन एक विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक जीन का गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान होता है। जीन का वह रूप जो जोड़े के प्रत्येक गुणसूत्र पर समान स्थान रखता है एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। और डीएनए के अलावा गुणसूत्र में अन्य रासायनिक घटक होते हैं जो जीन के कार्य को प्रभावित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। क्या चर्चा में रहा है? ओके फ्रेंड्स, आइए इसके ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी जो है म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी जो है डी मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि mRNA का विस्तारित रूप मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो जीनोम में एकल प्रोटीन कोडिंग जीन की एक प्रति है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी जो आरबीसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। राइट ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्या है कि लिम्फोसाइट का एक प्रकार की श्वेत कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। यह हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 20 से 40% होती हैं जो हमारे परिसंचरण तंत्र तथा केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। क्या? केंद्रीय लिम्फोसाइट अंगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है फ्रेंड्स कि ब्रायोफाइटा में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। बीजाणु मातृ कोशिका होती है। ऑप्शन ए अगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द्विगुणित। क्या होगा? द्विगुणित। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस करते हैं। ध्यान से समझिएगा डिस्क्रिप्शन। ब्रायोफाइटा में बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित है और यह बीजाणु अगुणित है। ब्रायोफाइटा पौधों का एक समूह है जिसमें संवहनिक वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये वे पौधे हैं जो छायादार और नम क्षेत्रों में उगते हैं और आकार में छोटे होते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, हेपेटी कोप्सिडा लीवर वाटर्स या एंथोसेरोटोप्टिस हार्न वाटर्स तथा ब्रायोपिप्सा मासेस। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः
किसका उपयोग करती है? तो ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी वसा का और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। किससे? राइट ऑप्शन ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन करती है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को समझते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः ग्लूकोज का उपयोग करती है। ग्लूकोज कोशिका के लिए ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म स्रोत है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह जल में घुलनशील होता है और इसका स्वाद मीठा होता है। कैसा है? इसका स्वाद मीठा होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड किससे रहेंगे? पोषक पदार्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के पाचन में मिलता है वो क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या है? पेप्सिन, ऑप्शन बी परऑक्सीडेस, ऑप्शन डी एमाइलेज और ऑप्शन सी एमाइलेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एमाइलेज। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी एमाइलेज होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुख में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम को स्रावित करती हैं। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचा करके शर्करा बनाता है। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। क्या है? पहला एंजाइम है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थियामिन, ऑप्शन बी कोबालामिन, ऑप्शन सी क्या है? नियासिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोबालामिन। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी कोबालामिन। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में बीपीएससी के। ओके फ्रेंड्स, विटामिन एक प्रकार के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो उपापचय कार्य तथा उसमें संबंधित कमी से होने वाली बीमारियों को रोकते हैं। विटामिन कुल 13 प्रकार के होते हैं जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, उसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कुछ विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 का नाम साइनोकोबालामिन और विटामिन सी का मान एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है विटामिन ई और विटामिन के है। क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। ओके फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या रहेगा? किससे रिलेटेड? अनुवंशिकी तथा विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए शरीर रचना, ऑप्शन बी अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आनुवंशिकता, जेनेटिक्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिए। आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ग्रेजर या मेंडल ने दी, जिस कारण उन्हें आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। अपने प्रयोग हेतु इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। अपने प्रयोग हेतु मटर के पौधे का प्रयोग चयन किया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं। तो ऑप्शन ए वांशिकी, अनुवांशिकी, ऑप्शन बी सूक्ष्म जैविकी, ऑप्शन सी कोशिका विज्ञान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जेनेटिक्स। क्या? आनुवांशिकता। आनुवांशिकी होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में के जो चीजें गुड़ जाती हैं तो उसको आनुवांशिकी बोलते हैं, अध्ययन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन ये है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से संचरित होने वाले मौखिक गुण आनुवांशिक गुण कहलाते हैं और आनुवांशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हो, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा दी गई है? तो ऑप्शन ए जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी रोजलिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, ऑप्शन सी लिनिस पॉलिंग, ऑप्शन डी ग्रेगर जॉन मेंडल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जेम्स वाटसन एंड क्रिक। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि 25 अप्रैल 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज का श्रेय जीव विज्ञानी जेम्स वाटसन तथा भौतिक विज्ञानी फ्रांसिस क्रिक को दिया गया। इन्होंने मानव जीन युक्त अणुओं का निर्धारण किया था। इन्हें बाद में अपने शोध के लिए मॉरिस विल्किंस के साथ नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 से यह दिया हुआ है फ्रेंड्स कि किसी गुणसूत्र पर जीनों की आपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए जीनोम का चलना, ऑप्शन बी गुणसूत्र का चलना, ऑप्शन सी जीन मानचित्रण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीन मानचित्रण। क्या? जीन मैपिंग होगा, राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि किसी अणुसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया जीन मानचित्रण कहलाती है। इस विधि की सहायता से लक्षणों के लिए उत्तरदायी जीनों को ढूंढा जाता है जिससे उन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग के कार्यों में प्रयोग किया जा सके। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी आनुवांशिकता, ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आनुवांशिकता। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी आनुवांशिकता। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि माता पिता के से उनके संतान में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता हेरिडिटी कहते हैं। वे लक्षण जो जीवधारियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं तथा इससे संबंधित विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में पहली जानकारी ग्रेगर जॉन मेंडल ने दी थी। इन्हें आनुवंशिकता का पिता कहते, क्या? आनुवंशिकी का पिता कहते हैं इन्हें। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। जो क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा जीव जगत का वर्गीकरण से रिलेटेड रहेगा। क्या? जीव जगत के वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन ए प्लांट टेक्सोनॉमी मीन्स पादपी वर्ग की, ऑप्शन बी इकोलॉजी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पादप कार्य की। क्या होगा? पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी वनस्पति विज्ञान की शाखा है। पादप कार्यकी में पौधे में होने वाले विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पादप कार्यकी के जनक क्लाउडे वर्नार्ड हैं। क्या है? क्लाउडे वर्नार्ड हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेगा मोनेरा जगत से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए कि मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक हैं वायरस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी फंगी कवक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से
एक से अधिक, राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को अपघटन करके उन्हें सरल यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक डिकम्पोजर कहलाते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ अपघटक का उदाहरण है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पादप जगत से रिलेटेड रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? ऑप्शन ए दलहन, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी जो है बाजरा, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या उपयुक्त में से एक से अधिक? फ्रेंड्स, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए दलहन। पल्सेज जो होती हैं फलीदार फसलें होती हैं। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि दिए गए फसलों में दलहन एक फलीदार फसल है। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया एवं मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। कौन? मध्य प्रदेश राज्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। दिया है फ्रेंड्स ये कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? ऑप्शन ए एंथोसायनिन, ऑप्शन बी लेगी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी फाइकोसायनिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लेगी हीमोग्लोबिन। क्या? लेगी हीमोग्लोबिन। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए लेगी हीमोग्लोबिन वर्णक आवश्यक है। लेगी हीमोग्लोबिन फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया नाइट्रोजिनस को ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय होने से ऑक्सीजन की आपूर्ति को प्रदान करता है। इसलिए लेगी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति मेजबान पौधे और बैक्टीरियस के बीच एक अच्छा समन्वय दर्शाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया? दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिन्हें टिलिया डेर्मिस बिट्स कहा जाता है के टियला डेर्मी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, और ऑप्शन डी चीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी रूस में। कहाँ पे? रूस में पाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि दुनिया के पहले पादप पराग कणों जिन्हें टियलार्डे बिट्स कहा जाता है के टियलार्डे बिट्स जीवाश्म रूप में पाए गए थे। टियलार्डेस बिट्स ईयरविंग्स जैसे कीड़े हैं। रूस में पाए गए नमूने लगभग 280 मिलियन वर्ष पुराने होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहले से ज्ञात पराग आच्छादित कीड़ों से लगभग 120 मिलियन पहले वर्ष का था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जंतु जगत से रिलेटेड रहेगा। ऑप्शन क्वेश्चन 19 क्या दिया हुआ? ऑर्निथोलॉजी अध्ययन है। ऑप्शन ए पत्तियों का, ऑप्शन बी हड्डियों का, ऑप्शन सी वर्ड्स पक्षियों का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पक्षियों का। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षियों का अध्ययन होता है। फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझ लीजिए। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। ऑर्निस मीन्स पक्षी, लॉजी मीन्स सिद्धांत, या यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थिति, निवास स्थान, प्रवास स्वरूप, संयोग व्यवहार, आवाज, नकल करने की क्षमता आदि के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं जो पादप आकारकी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्या? पादप आकारकी मीन्स पादप आकारकी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन कीटाहारी पौधा है? ऑप्शन ए कसकटा अमरबेल, ऑप्शन बी ओरेबंकी आज्ञा, ऑप्शन सी ड्रोसेरा, ऑप्शन डी जो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ड्रोसेरा, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ड्रोसेरा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ड्रोसेरा एक कीटहारी पौधा है। इस प्रकार के पौधे अम्लीय भूमि अथवा दलदली भूमि में उगते हैं। इनमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इनमें अनेक अपने पोषण की कमी को पूरा करने के लिए कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करके उन्हें अपना आहार बनाते हैं। क्या? आहार बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि किसी पेड़ की उम्र की गणना की जाती है तो ऑप्शन ए शाखाओं की संख्या की गणना से, ऑप्शन बी जमीन से 1 मीटर ऊपर तने की घेरे की माप से, ऑप्शन बी पेड़ की ऊंचाई से और ऑप्शन सी पेड़ की ऊंचाई से, ऑप्शन डी क्या है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो बी होगा क्या? ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्या? ऑप्शन बी राइट ऑफ जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से, राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि किसी पेड़ की उम्र की गणना जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से की जाती है। पेड़ पर वलयों की संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है कि आणविक ऑक्सीजन की पत्तियों से निकलना कौन सी भौतिक क्रिया है? तो ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी परासरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विसरण होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन ए विसरण होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्कशन फ्रेंड्स ये है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकलना विसरण कहलाता है। पत्तियों में यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन और ग्लूकोज अणुओं को बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है कि लीची का खाद्य भाग है। ऑप्शन ए एरिल, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी बीज कोट, ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एरिल। क्या होगा? एरिल, राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि लीची एक फल है जिसका वैज्ञानिक नाम लीची चिनेंसिस है। इसके खाने वाले भाग का नाम एरिल है। इसे रज्जु से विकसित किया जाता है। क्या? रज्जु से विकसित किया जाता है, जिसे बीज डंठल के रूप में जाना जाता है। कुछ प्रमुख फल एवं उनके खाने वाले भाग निम्न हैं। तो आम जो है मध्य फल भित्ति होता है, इसको खाने वाला भाग होता है। और नारियल जो है क्या, इसका नारियल का भ्रूणपोष और सेब जो होता है मांसल पुष्पासन को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। फ्रेंड्स, ये दिया हुआ है कि पौधे में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले हैं। ऑप्शन ए गार्नर और एलार्ड, ऑप्शन बी स्टीवर्ड और सेलिसबरी, ऑप्शन सी थीमैन और स्कूग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गार्नर और एलार्ड। राइट ऑप्शन ए गार्नर और एलार्ड। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज गार्नर और एलार्ड ने सन 1920 में की थी। कुछ पौधों में फूल खिलने के लिए निश्चित मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसे एक ही पौधे की प्रदीप्तिकालिता फोटोफोरिडिज्म कहते हैं। यह पौधे पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी लागू होता है। प्रदीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है जो निम्न हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। कौन कौन है? लंबे दिन वाले पौधे। क्या? लंबे दिन वाले पौधे। जिन पौधों में को प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है वे पौधे अधिक लंबे दिन उगते होते हैं, जैसे मूली, पालक, चुकंदर। ऑप्शन नेक्स्ट क्या है? छोटे दिन वाले पौधे। जिन पौधों को प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उन्हें छोटे दिन वाले पौधे बोलते हैं, कहा जाता है, जैसे सूरजमुखी, चावल, सोयाबीन, तंबाकू। नेक्स्ट क्या है? तीन दिन तटस्थ पौधे। वे पौधे जिनमें दिन के लंबाई की परवाह किए बिना फूल आते हैं दिन तटस्थ पौधे कहलाते हैं, जैसे गुलाब, टमाटर, ककड़ी आदि। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पादप कार्यकारी को पौधों में जनन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 ये दिया हुआ है फ्रेंड्स की स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए नाइट्रोजन,
ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी पानी और ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि दिया है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। तो ऑप्शन ए हल्के एवं चिकने, ऑप्शन बी स्टिकी, ऑप्शन सी सूखे, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए नन ऑफ द दीज उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ड्राई होते हैं। कैसे होते हैं? राइट ऑप्शन सी होगा ड्राई होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्शन है डिस्कस कर लेते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण सूखे ड्राई होते हैं। जल परागण वाली प्रजातियों के परागकणों पर श्लेष्मा परत की उपस्थिति उन्हें पानी में सुरक्षा प्रदान करती है। उनके पास एक श्लेष्मा आवरण होता है जो उन्हें सूखा रखता है। यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है। क्या यह परत उन्हें पानी में भीगने से बचाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। ऑप्शन ए वायु दाब, ऑप्शन बी केशिका, तो ऑप्शन सी आस्मोटिक दाब, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई क्या है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कैपिलरी केशिकात। तो क्या होगा? कैपिलरी केशिकात। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑस्मोटिक दाब। क्या ऑस्मोटिक दाब? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी ऑस्मोटिक दाब होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक ऑस्मोटिक दाब है। ऑस्मोटिक दाब अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से किसी घोल के शुद्ध विलायक के आवक इनवर्ड फ्लो को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दबाव के रूप में जाना जाता है। नोट, एंडोऑस्मोसिस की प्रक्रिया द्वारा पानी मिट्टी से जड़ बालों हेयर रूट में प्रवेश करता है। इसलिए क्योंकि मिट्टी में घोल हाइपोटोनिक है जबकि जड़ बाल कोशिका में कोशिका रस हाइपरटोनिक है। फिर कोशिका से पराशर होता है। क्या होता है? पराशर कोशिका पराशर सेल ऑस्मोसिस द्वारा आर्काटिकल कोशिकाओं से होकर के गुजरता है और जड़ के जाइलम तक पहुंचता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 28 अदरक एक भूमिगत तना एवं जड़ नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, ऑप्शन बी इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, और ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी ये दिया हुआ है कि इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। भूमिगत तने में पर्व, संधियां, पर्ण, कलिकाएं तथा सल्क पत्र पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमिगत तने भोजन संग्रहण करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इसके उदाहरण हल्दी, अदरक, केला आदि हैं। क्या है? हल्दी, अदरक, केला ये सब हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है कहलाता है। ऑप्शन ए कार्पेल, ऑप्शन बी कोरोला, ऑप्शन सी स्टेमेन, और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कार्पेल। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए कार्पेल होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। निषेचन के बाद पुष्प का अंडकोश में बदल जाता है। कार्पेल स्त्रीकरण का एक भाग होता है। जब यह अंडकोश निषेचित होता है तो यह विकसित होकर के फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर तथा असम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश
तथा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश के प्रांतों में पाया जाता है। इसकी छाल, कांटा, टहनियों और जड़ों से टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक निकाला जाता है और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा मानव शरीर के तंत्र से रिलेटेड रहेगा। क्या, मानव शरीर के तंत्र से रिलेटेड रहेगा। 31 क्या दिया है, आहार नली की दीवारें के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। क्या, संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है कि स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन सी क्रमानुकुंचन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्रमानुकुंचन। क्या होगा, क्रमानुकुंचन। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि मानव की आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्रमानुकुंचन गति कहलाती है। यह गति मानव की समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर के मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसरित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं से में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। क्या होती है, इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए एस्केरिस में, ऑप्शन बी आई में, आंख में, ऑप्शन सी आंतरिक कर्ण में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आंतरिक कर्ण में। कहाँ पे, आंतरिक कर्ण में, इंटरनल ईयर में। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं कि एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लैबिरिया में मौजूद होता है। कड़ावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या है फ्रेंड्स कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जाइमेज। कौन, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी जाइमेज। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से क्रिया करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए आरबीसी उत्पादन में, ऑप्शन बी रक्त स्कंदन में और नेक्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी उत्पादन में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रक्त स्कंदन में। क्या, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है कि रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स पट्टिकाणु शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का मौका काम करती हैं। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त में रासायनिक प्लेटलेट्स काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है। तो ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्न्याशय और ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पैंक्रियाज। क्या, पैंक्रियाज मीन्स अग्न्याशय। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, अग्न्याशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज्यादातर रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने के संबंधित होते हैं। एक बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्न्याशयी द्रव का स्रावी करती हैं, जैसे बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट और पाचन एंजाइम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि
एरोबिक श्वसन दौरान कितने पद में से CO2 का निष्पादन होता है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई वन, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 3। राइट ऑप्शन सी 3 होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्रृंखला के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरुवेट के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के समय और दोबारा बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है? ध्यान से फ्रेंड्स देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है क्या? मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए नेफ्रॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? राइट ऑप्शन ए नेफ्रॉन। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्कशन क्या है कि मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? ट्रैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। ऑप्शन ए धीमी, ऑप्शन बी नॉर्मल, ऑप्शन सी फास्ट तेज, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी फास्ट, मीन्स तेज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है जिसमें उसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल्स निम्नलिखित में किससे संबंधित होता है? तो ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल स्राव से, ऑप्शन सी वसा अवशोषण से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वसा अवशोषण से। क्या? राइट ऑप्शन सी वसा अवशोषण से होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। लैक्टियल्स वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल्स का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत में से वसा और लिपिड के बड़े अणुओं से को अवशोषित करते हैं जो उन्हें दूधिया सफेद रूप देता है। लैक्टियल्स लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग लाते हैं। उभयचर, ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गिल और ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। ओके फ्रेंड्स, आइए डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। उभयचर ऐसे जीव होते हैं जो जल और थल दोनों पर स्थान रख सकते हैं। उभयचर जीवों में श्वसन गलफड़ा त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंडे खून वाले जीव होते हैं। इनमें 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया हुआ है कि लार का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए प्रोटीन का अमीनो अम्ल में रूपांतरण, ऑप्शन बी स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण, ऑप्शन सी वसा का विटामिन में रूपांतरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्टार्च का माल्टोज में रूपांतरण। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिए। लार में एमाइलेज नामक पाचक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42
42 क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कि मानव आंख में किसकी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बनता है। तो ऑप्शन रेटिना पे, ऑप्शन बी प्यूपिल पे, ऑप्शन सी आइरिस पे, परितारिका पे, ऑप्शन डी क्या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए रेटिना पे बनता है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मानव आंख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। रेटिना ऊतक की पतली परत होती है जो आंख के पिछले हिस्से को अंदर की तरफ प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा सब दोस्तों, कि हृदय केवल अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। क्या अशुद्ध रक्त का ही पंप करता है। ऑप्शन ए शार्क के मामले में, ऑप्शन बी व्हेल के मामले में, ऑप्शन सी लिजार्ड के मामले में, छिपकली के मामले में, ऑप्शन डी मोर देन अबव, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शार्क के मामले में। किसमें, शार्क के मामले में, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि शार्क का हृदय केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। शार्क में एक परिसंचरण तंत्र और दो कक्षीय हृदय होता है। हृदय रक्त को गलफड़े तक प्रवाहित करता है जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटने से पहले पूरे शरीर को और ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन जो है क्या, कि इसका जो डिस्कशन है ध्यान से समझिएगा। डिस्कशन क्या है कि आगत तथा निर्गत कोशिका को तंत्रिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती हैं। आगत तथा निर्गत तंत्रिकाओं के बीच रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के एक बंडल मिलते हैं। रीढ़ की हड्डी में किसी भी प्रकार की चोट लगने से तंत्रिकाओं में आने वाले संकेत के साथ रिसेप्टर तक आने वाले संकेत भी बाधित हो जाते हैं। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित होते हैं। क्या, सम्मिलित होते हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। क्या, सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है, नियंत्रण होता है। उसके बाद फिर क्या है कि मेरुरज्जु में सम्मिलित जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, और संवेदी और प्रेरक। संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ऊतकों अंगों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा प्रेरक तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित परिधीय ऊतक तक पहुंचाती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है। ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी नमकीन, ऑप्शन सी मतलब कि ऑप्शन 4 दिया मसालेदार, ऑप्शन 5वां दिया कि उमामी, ऑप्शन 6 दिया हुआ खट्टा, ऑप्शन 7 तीखा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए क्या है 2, 5, 7, ऑप्शन बी 1, 2, 3, 1, 3, 4, ऑप्शन सी 4 और 7, ऑप्शन डी जो है 3 और 6। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 4 और 7। 4 और 7 मतलब कि जो कि तीखा और मसालेदार ये नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, कि जीभ एक मांसल पेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गोहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। जीभ के स्वाद मुख्यतः 5 होते हैं, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन तथा उगामी। मसालेदार तथा तीखा जीभ के स्वाद नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या दिया हुआ है कि स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है। ऑप्शन ए धनुष्कार, ऑप्शन बी चपटा, ऑप्शन सी उपयुक्त नीचे से में धसा हुआ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है कि स्तनधारियों में डायफ्राम फेफड़े के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशी है। श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना शामिल है। सांस लेने के दौरान
गुंबद के आकार का डायाफ्राम चपटा संकुचित हो जाता है और बाहरी इंटरकोस्टल मांसपेशियां सिकुड़ जाती है जो पसलियों के पिंजरे को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है। क्या? वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और क्या होता है कि और फुफ्फुसी दबाव कम हो जाता है और बाहर से हवा फेफड़े में चली जाती है। वहीं सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान अंतरकोस्टल मांसपेशीय पसलियों के पिंजरे को अंदर और नीचे की ओर धकेली हुई शिथिल हो जाती है, जिससे वक्ष का आयतन कम हो जाता है तथा फुफ्फुसीय दबाव बढ़ जाता है और हवा पे फेफड़ों से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। अतः स्पष्ट है कि श्वसन क्रिया के दौरान डायफ्राम एक से अधिक आकार का होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया हुआ है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रित करते हैं? तो ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी रीढ़ की हड्डी खोपड़ी सेरेब्रम, ऑप्शन सी पोन्स मेडुला सेरिब्रेबेलम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी खोपड़ी हाइपोथैलेमस। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि रीढ़ की हड्डी खोपड़ी और मुख्य रूप से खोपड़ी का हाइपोथैलेमस भाग शरीर के रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के डाइएन्सेफलान भाग में स्थित होता है। यह शरीर के तापमान और हृदय की गति को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। पीयूष ग्रंथि का कार्य है, क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, ऑप्शन बी सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है कि पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक मटर के आकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है। साथ ही साथ यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि व लैंगिक विकास को भी प्रेरित करता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो ऑप्शन ए लेंस को, ऑप्शन बी कार्निया को, ऑप्शन सी पूरी आंख को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्निया को दान दिया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन कि नेत्रदान में दाता की आंखों के कार्निया भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसका कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया हुआ? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ऑप्शन डिंब का निर्माण, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन का स्राव, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या? उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स कि अंडाशय ओवरीज महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य हैं डिंब का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन बनाना, फर्टिलाइजेशन के लिए अंडों का निर्माण करना आदि है। अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता, गर्भावस्था में भी शामिल होती हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग होते हैं, सरफेस कॉर्टेक्स और मेडुला। क्या? सरफेस कॉर्टेक्स और मेडुला। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रात्रि शुभ हो। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।